हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं जेट के 2017 से 2014 तक के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूं। यहां पर हर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वैसे तो सबसे ज़्यादा, और फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के भी आपको यहां पर बताऊंगा। दोस्तों 18 और 19 का पेपर दोस्तों मैं पहले से डाल दिया है मैंने, तो आप चाहो तो वो भी पेपर देख सकते हो। और 17 से 14 तक के पेपर आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो ठीक है, ये 2016 का पेपर है पहला। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें HgCl की विलेयता बतानी है। और देखिए ऐसे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें देखो मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में इसका थर्ड आंसर हो जाएगा वैसे तो 3.24 × 10⁻⁶। तो HgCl की आपको KsP निकालना है। KsP से आपको विलेयता निकालनी थी। KsP आपको विलेयता दे रखी है और आपको विलेयता उत्पाद निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये निकालना था। उसके बाद देखिए इस तरह से आपके पास सारे से सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो बेंजीन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्या बेंजीन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे। ठीक है, और एक नाइट्रोजन से युक्त कंपाउंड होंगे, वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक में आउट ऑफ सिलेबस है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, आपको केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास अभिक्रिया H2CO2 में, ये आपके दे रखा है और आपको अक्स मोल है तो इसका Kp निकालना। तो Kp क्या होता है? उत्पाद का दाब अपॉन अभिकारक के दाब, इससे आपको Kp निकालना था। और गैसीय लेने, तो इसमें चारों ही गैसीय हैं, तो CO का दाब गुणा H2O का दाब अपॉन H2 का दाब गुणा CO2 का दाब। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखो, हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि सर इसमें ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर जो होगा मैं आपको वही राइट आंसर दूंगा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा x² अपॉन 1 - x²। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन संबंध सही होगा। तो देखिए ये आपको Kp और Kc में जो संबंध है वो बताना था। तो H2 + I2 = 2Hi। तो देखिए इधर भी दो मोल है, इधर भी 2 मोल है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब Kp बराबर Kc हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। लेकिन ये यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा Ng तो 0 हो गया, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? Kc। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर ताप पर निर्भर नहीं करती है। दर किस पे निर्भर नहीं करती है? तो ये आपकी जो दर है वो किस पे निर्भर नहीं करती है? सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको dx/dt R समानुपाती dx/dt से आपको ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही इसका आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये पता लग जाएगी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अगली क्वेश्चन की बात करूँ, हेस का नियम निम्न में से किसके निर्धारण के लिए उपयोग में आता है। तो दोस्तों याद रखना, हेस का नियम बंधन ऊर्जा को भी निकालता है, अभिक्रिया की ऊष्मा को भी निकालता है, निर्माण की ऊष्मा को भी निकालता है। सभी प्रकार की ऊष्माएं हेस का नियम निकाल देता है, सभी प्रकार की ऊष्माओं के निर्धारण के लिए काम में आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी किसी प्रकार की ऊष्मा का निर्धारण इससे किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, इसमें Ka का मान दे रखा है और आपको pH पूछी है। अब आपको पता है Ka के मान से pH कैसे निकाली जाती है। तो एक वो फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 pKa प्लस log 10C। ठीक है, उस फॉर्मूले से आप इसकी pH निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4.76। वैसे pH का मैंने एक निकाल भी रखा है और एक मैंने आपको वीडियो भी डाल रखा है, जेड 2020 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसी यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, NO3 के प्रेक्षण में ब्राउन रिंग निम्न में से किसके कारण बनती है? बुरी वलय रिएक्शन बनती है। तो आपको पता है उसमें H2O और NO दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाता कि H2O और NO कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या लगता है आपको? पहला आंसर करेक्ट आंसर होगा कि H2O के 5 मोल होते हैं और एक NO होता है, रेसोफोर बाहर होता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेलाकाइट अयस्क है। तो मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? देखिए बता दूं, मेलेकाइट जो अयस्क है वो केवल किसका होता है? कॉपर का अयस्क होता है। किसका होता है? कॉपर का अयस्क होता है मेलेकाइट। ठीक है,
तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही आपको बहुत से मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पायसन गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण क्या है। यानी गाय का जो दूध है उसके स्थायीकरण का कारण क्या होता है, उसके स्थायीकरण का कारण होता है कैसीन। और कैसीन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। कैसीन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय होगा, जिसमें देखो डी कक्षक में सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो वही प्रतिचुंबकीय होगा और Zn+2 का 3d10 होता है। तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा आंसर ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें मिलर सूचकांक, देखो ये दोस्तों आपके नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं इसका बता दूं कि 1/2, 1/3 और 1/1, इससे आप इसको सोल्व कर लेना। 1/2, 1/3 और 1/1 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो थर्ड आंसर आ जाएगा 3, 2, 6, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा, 3, 2, 6, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1/2, 1/3 और 1/1 को आप अगर बराबर करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार आप सब लोगों को पता है। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के आकार वाला, ठीक है। कोलाइडी कणों के आकार वाला क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार पूछा गया है। 10 अंगस्ट्रम से 2000 अंगस्ट्रम तक होता है। दोस्तों इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना भी आप सीख लेना। नैनोमीटर के साथ साथ आपको किस में कन्वर्ट करना भी सीखना है, माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट करना सीखना है कि माइक्रोमीटर में इसका मान कितना होता है कोलाइडी कणों का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न देखो कोई अक्ष से जुड़ा है तो कार्बन की सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसमें होती है। तो आपको पता है जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ते हैं वैसे ही विद्युत ऋणता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो आपको पता है पहले में तो एस लक्षण है ही नहीं, दूसरे में है, तीसरे में और चौथे में है। सबसे ज़्यादा एस लक्षण 50% किस में है, दूसरे में है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा sp संकरण। कौन सा हो जाएगा, sp संकरण। यानी एल्कीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है एल्केन से और एल्काइन से। एल्कीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम एल्कीन की और उससे भी कम किसकी, एल्केन की। सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, एल्काइन की। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंस्टेट अम्ल नहीं है। तो देखिए ब्रोंस्टेट अम्ल कौन सा नहीं होगा, जो एक सार की तरह बिहेव करेगा। तो CH3COO- किसकी तरह बिहेव करेगा, CH3COO- किसकी तरह बिहेव करेगा, सार की तरह बिहेव करेगा। तो इसका राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH3COO-। ये डी में माइनस भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH3COO-। ठीक है। तो इस तरह से देखो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर मैं जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप चिंता ना करें। हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताया जाएगा। 18 और 19 का पेपर मैं पहले डाल चुका हूँ। ये 17 से लेकर 14 तक एक ही साथ में आपको सोल्व करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप बस वीडियो में बने रहें। उसका अगला क्वेश्चन है, सार NH2- का संयुग्मी अम्ल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बता रखी है, उसका भी जेट है 2020 में आप देख लीजिए, एसिड बेस वाले में मैंने उसमें लिख रखा है सीधा सीधा कि इसका आंसर तो ए हो जाएगा वैसे, लेकिन उसमें मैंने सीधा सीधा लिख रखा है कि जैसे ही आपको पता चले कि संयुग्मी अम्ल बनाना है तो उसमें एक H+ ऐड कर दो। तो NH2- में एक H+ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। अगला है सकारात्मक यानी प्लस आई इफेक्ट बताना है आपको। तो प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, एल्केन का होता है। तो थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H7 प्रोपेन हो जाएगा। उसके बाद है, विमान में उपयोग आने वाले पेट्रोल में होना चाहिए। तो पेट्रोल में क्या होना चाहिए, अति श्रृंखला युक्त पैराफिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अति श्रृंखला युक्त पैराफिन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति श्रृंखला युक्त पैराफिन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पैराफिन किसे बोलते हैं, ओलिफिन किसे बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है पैराफिन किसे बोलते हैं, ओलिफिन किसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अणु का ऋणात्मक भाग उस परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो या प्रतिस्थापित समूह ज्यादा से ज्यादा हो, ये कौन सा नियम है, मार्कोनिकोव नियम। तो थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की ड्राई ईथर की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करवा रहा है, RMGX से। किससे करवा रहा है, RMGX से। अब जब RMGX से अभिक्रिया करवाता है तो क्या बनता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। RMGX से अभिक्रिया करवाता है तो क्या बनता है, RMGX से अभिक्रिया करवाने में क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्कोहल बन जाएगा। इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए मुझे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए जरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका।
फोर्थ इज करेक्ट आंसर CH3CH2OH। राइट आंसर क्या हो जाएगा CH3CH2OH। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कोई आपके पास आणविक सूत्र दे रखा है C5H10 के संरचनात्मक समावेवी, वो भी कौन से, खुली श्रृंखला वाले। तो कितने बनेंगे, इसमें 5 पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 22वें क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन में देखो 5 हैं, वो आपको काउंट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, जिनका आईपीसी नाम अलग अलग हो। ठीक है, तो आईपीसी नाम अलग अलग हो उसके हिसाब से ही होता है। अगला है फॉर्मूला आपके पास दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl मिश्रण का आईपीसी नाम बताना है। आपको पता है 1 2 3 पे आपका क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, और 1 पे डबल बॉन्ड है 3 क्लोरो 1 प्रोपीन है, डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपीन। तो फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन की 820 केल्विन ताप पर सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवाई जाती है। तो दोस्तों सारे के सारे उत्पाद बनते हैं, CH3NO2 भी बनता है, C2H5NO2 भी बनता है, CH3CH2 जो मतलब प्रोपेन वाला NO2 भी बनता है, सबके साथ NO2 जुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए 24। अब 24 का आंसर क्या, करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 में देखिए आपसे आयोडोफॉर्म परीक्षण पूछा गया। आयोडोफॉर्म परीक्षण को हम हेलोफॉर्म परीक्षण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हेलोफॉर्म परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए। इसका राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाए। कौन नहीं देगा, ब्यूटेनॉन आयोडोफॉर्म नहीं देगा। ये क्वेश्चन आयोडोफॉर्म देगा परीक्षण नहीं है, नहीं देगा, नहीं देगा का होगा सेकंड आंसर। ठीक है, बाकी के तीनों दे देते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एवं ऊष्मा की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण एवं जलीय NaOH से अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है। यानी टोलुइन की जलीय NaOH और क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये भी ऑर्गेनिक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले Cl जुड़ जाएगा और उसको OH प्रतिस्थापित कर देगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन की सांद्र H2SO4 के साथ विद्युत अपचयन करने पे क्या बनता है। तो देखिए इसमें सांद्र H2SO4 है, इसलिए क्या क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन है, यानी बेंजीन वाले के ऊपर NO2 लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा बन जाएगा, पैरा एमिनोफिनोल। क्या बन जाएगा, पैरा एमिनोफिनोल, और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी के मेटा और ऑर्थो वाला नहीं बनेगा, केवल ए ही बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोक्साइड प्रभाव देता है। तो देखिए दोस्तों, प्रोक्साइड इफेक्ट केवल HBr देता है, और वो भी किसकी उपस्थिति में देता है HBr, जब आपके पास HBr तभी देगा जब आपके पास प्रोक्साइड भी होना चाहिए, यानी H2O2 और R2O2 होना चाहिए, यानी ROOR होना चाहिए, या HOOH होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रोक्साइड उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर 28 की अगर मैं बात करूं, तो देखिए ये आपके फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वैसे आपके ये एरोमेटिक है, इस वजह से आपके एग्जाम में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ये कौन सी रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट आंसर होगा, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है और CH3 प्लस के रूप में आता है, और वो सीधा बेंजीन वाले पे जुड़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हुए। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29। निम्न में से कौन सा यौगिक फिनोल के साथ संघनित होकर प्लास्टिक बेकेलाइट देगा। तो कौन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपकी बेकेलाइट बनाते हैं। बेकेलाइट अपने जो घर के जो स्विच होते हैं वो क्या होते हैं, बेकेलाइट होते हैं। क्या होते हैं, बेकेलाइट के ही बने होते हैं, जिन्हें जलाने पे भी नहीं जलते हैं। तो ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन है। तो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइकोपीन। कौन हो जाएगा, लाइकोपीन। यानी टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। पहले देखो जैसे जैसे टमाटर पकता जाता है लाइकोपीन की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टमाटर पकता जाता है लाइकोपीन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये नियम किसने दिया, तो पी डॉट डेल्टा अक्स, ये मैं कल वाली क्लास में भी लाइव क्लास में मैंने बताया था, H/4π। तो ये किसने दिया था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। यानी हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि आप किसी एक कण के लिए एक ही समय पे संवेग और स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हाइड्रोजन अणु की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू n²/z। तो हाइड्रोजन परमाणु दिया है तो z तो 1 हो जाएगा, और n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुणा 0.529 तो कितना आ जाएगा, ये समथिंग आपके आ जाएगा 2.1165। तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, इसके बाद अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 33 की अगर हम बात करें तो 33 का आंसर कौन सा होगा, देखिए 33 क्वेश्चन है O2 का बंद ऑर्डर। तो देखिए मैंने सीधी ट्रिक बता रखी है कि जिसमें 14 हो इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपके 3। लेकिन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए 16। तो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। तो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए 200 -1/2, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने कल की लाइव क्लास में भी आपको सिखाया था, वैसे क्वांटम की मैं क्लास अलग से भी ले चुका हूँ, तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो निम्न में से किस तत्व का प्रथम आयनिक विभव उच्चतम होगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी प्रथम सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनन विभव का मान बढ़ता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, अक्रिय गैसों का होता है, और पूरी आवर्त सारणी में किसका, हीलियम का। अगला क्वेश्चन है व्युत्पन्न सिद्धांत के अनुसार SiF6-2 की ज्यामिति होगी। तो आप निकाल लीजिए SiF6 की ज्यामिति कैसी होगी, संकरण के हिसाब से अष्टभुजीय कैसी हो जाएगी, अष्टभुजीय 4 2 6 6 6 12 कैसी हो जाएगी, sp3d2 संकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले 37 क्वेश्चन की बात करें तो कार्बन की संकरण बताना है आपको। निर्जलीकरण अभिक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था में आपको परिवर्तन बताना है। यहाँ पर कार्बन का संकरण क्या है और यहाँ पर कार्बन का संकरण क्या है, तो संकरण निकालना इजी होगा आपके लिए पहले में और दूसरे में। ठीक है, तो आपको कार्बन का संकरण ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। तो देखिए यहाँ पर CH3CONH2 है और एक तरफ क्या बन रहा है, CH3CN बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें sp2 से क्या बन जाएगा, आपके sp हो रहा है, क्या हो रहा है, sp2 से sp संकरण हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतों को एक साथ आयोजित रखते हैं। तो ग्रेफाइट की जो परतें होती है उनमें कौन सा, परतों के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, वान डेर वाल बल होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट के जो 2 कार्बन परमाणु होते हैं उनके मध्य तो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन 2 परतों के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, वान डेर वाल बॉन्ड होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें नेट द्विध्रुव आघूर्ण, यानी नेट द्विध्रुव आघूर्ण से इसका मतलब ये है कि 3 का द्विध्रुव आघूर्ण सेम होगा और 1 का द्विध्रुव आघूर्ण अलग होगा। 3 का सेम होगा और 1 का अलग होगा, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसी का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। CH2Cl2 का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा और किसी का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि 39 तक हो चुके हैं। 2017 का 16 का पेपर कंप्लीट होने वाला, लास्ट क्वेश्चन और बचा है कि 3CrC2O4 में क्रोमियम का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बताने हैं। क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिसफॉल्ट है, इसलिए इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, +3। ठीक है दोस्तों, अब आपके स्टार्ट होता है 2015 का जेट केमिस्ट्री 2015 का पेपर, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु BaOH का होल्टवाइज की उपस्थिति में गर्म करने पे क्या बनता है, तो बेकेलाइट बनता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 वाले पेपर में भी था और 2015 वाले में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है, बेकेलाइट, यानी फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है, तो दोनों में विभेद करने के लिए काम में कौन सा आता है, टोलन अभिकर्मक, क्योंकि एल्डिहाइड आपका टोलन अभिकर्मक देता है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, जबकि कीटोन तो इससे रिएक्ट करता ही नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तीसरे की, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मेथेनॉल तथा सोडियम फॉर्मेट देते हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, केनिजारो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, असमानुपातीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, केनिजारो अभिक्रिया को। यानी 2 फॉर्मेल्डिहाइड, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक तो मेथेनॉल बना लिया है, एक सोडियम फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, एक में ऑक्सीकरण और एक में अपचयन हो गया है। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है, यानी आपका जो एसिटिक एसिड है CH3COOH को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पे क्या बनता है, मेथिल एसीटेट,
या एथिल एसीटेट, नहीं, यह कुछ ही नहीं बनता, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? एनहाइड्राइड बनता है, यानी जल के अणु को ये बाहर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक यौगिक जो HNO2 के साथ अभिक्रिया करता है क्या बना देता है? HNO2 की, देखो ये सारे के सारे आपके उसमें आ रहे हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका डी आंसर है इथाइल एमीन, क्योंकि एमीन और नाइट्रो जो बेंजीन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, आईपीसी नाम वगैरह जरूर पूछ सकता है बेंजीन वाले का, और ऐसे नहीं पूछेगा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास विलयन के साथ गर्म करने पर इथाइल एमीन से मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो देखिए ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस चला गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी देखो इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो पहला आंसर ही हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, ये नीट में भी आया था इसी बात। अगला क्वेश्चन है, यूरिया एसिटिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका थर्ड आंसर है एसिटिल यूरिया, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, आपके नाइट्रोजन आ गई है। क्या आ गई है? नाइट्रोजन आ गई है, तो ये भी आपके राइट सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। अगला क्वेश्चन भी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, टोलुइन की फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेलक्राफ्ट संश्लेषण में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति अन्य अभिकर्मक से, तो क्या बनता है यहाँ पर? C6H6 और CH3Cl, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तभी तो टोलुइन बनती है। क्या बनती है? टोलुइन बनती है। बेंजीन पे से हाइड्रोजन हटा के CH3 पॉजिटिव जुड़ जाता है, और क्या बना लेता है? टोलुइन, यानी बेंजीन वाले पे एक CH3 जुड़ जाता है। सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पे क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर आपके लिए फेनिल आइसोसाइनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेनिल आइसोसाइनेट। अब आपके इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है? तो कार्बोनिल क्लोराइड होता है COCl2। क्या होता है? COCl2, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पे कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन से क्या मिलता है? एनिलीन, यानी ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन आ जाती है, तो अपचयन हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 तथा तृतीय कक्षा की त्रिज्या R2 हो तो R1 अनुपात R2 क्या होगा? तो आपको पता है n स्क्वायर होता है, तो तीसरे का कितना हो जाएगा? 9, और पहले का 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अनुपात 9 हो जाएगा। तो थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 9 या 1/9। ठीक है, पहले R1 दे रखा तो R1 लिखते हैं, फिर R2 दे रखा तो R2 लिख देते हैं, तो 1 अनुपात 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या किस नियम से करते हैं? कल की लाइव क्लास में ये मैंने बताया था अभी, तो किसकी व्याख्या से करते हैं? हुंड के नियम से, जिसको हुंड का बहुलकता का नियम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हुंड की बहुलकता का नियम भी बोल देते हैं, या हुंड का नियम, सीधा सीधा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 3 × 10 की पावर 3 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स के वेग से फेंका जाता है। यदि h की वैल्यू अर्ग में ये दे रखी, तो डी ब्रोगली तरंग दे। याद रखना, अर्ग में कितनी होती है? 10 की पावर -27, और जूल में कितनी होती है? 10 की पावर -34। याद रखना, बस इतना डिफरेंस। तो पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लेमडा बराबर H/P से निकाल सकते हैं, P की जगह M भी रख देंगे, M भी आपको दे रखा है, V भी आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का वह युग्म जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है। तो आपको पता है लिथियम मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, जबकि पहले में लिथियम किसके साथ दर्शा रहा है? सिलिकॉन के साथ। तो यही गलत आंसर हो जाएगा, और ये विकर्ण संबंध नहीं दर्शाएगा। तो पहला आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, सिलिकॉन के साथ नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी वर्ग में तत्वों में आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु में संयोजकता कोष में समरूप इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। क्या होता है? समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे क्षार धातु की बात करें तो NS1 होता है, क्षार मृदा धातु में NS2 होता है, समझ गए। नाइट्रोजन फैमिली में NH2 NP3 होता है, उसी तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयनन विभव का। तो देखिए ये आयनन विभव का आपको बिल्कुल राइट आंसर बताना था, और मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कल की लाइव क्लास में, आप देख लीजिए, या फिर मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर JED 2020 के नाम से एक PDF
प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एक अच्छा सा आयनन एंथैल्पी का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए, उससे आपको राइट आंसर का पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा आर्गन की होगी, लेकिन आपको दिख रहा है कि चारों ऑप्शनों में ही आर्गन ज़्यादा है। मैंने उसमें सब चीज़ें समझा रखी है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है और किसकी सबसे कम होती है। एक चीज़ आपको पता है कि कैल्शियम की ज़्यादा होती है बेरियम से, किसकी, तो इसके हिसाब से आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा आयन युग्म सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला होगा। तो आपको पता है सहसंयोजक गुण के लिए नेगेटिव आयन सबसे बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव आयन सबसे छोटा होना चाहिए। क्या, नेगेटिव आयन सबसे बड़ा और पॉजिटिव आयन सबसे छोटा होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डी में ये सारी पॉसिबिलिटीज कंप्लीट हो रही है, तो डी आंसर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SN+4 तथा Cl-, SN+4 तथा Cl-। अगला क्वेश्चन है वह यौगिक जो एथेनॉल में विलय होता है। तो एथेनॉल में विलय होने के लिए कौन से यौगिक आएगा एथेनॉल में विलय। एथेनॉल में विलय आपका LiCl होगा। कौन सा होगा, LiCl होगा, यानी जो एथेनॉल की तरह सिम्टम दर्शाता हो वही उसमें विलय होगा, यानी समान समान को ही बोलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। तो SF6 अणु अष्टबल की होता है, बिल्कुल। CH4 CCl4 की आकृति समान होती है, बिल्कुल। जल के अणु एक ही संरचना में होती है, नहीं। V शेप होती है जल की। PCl5 भी एक विकर्ण अणु है, बिल्कुल राइट बात है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह रासायनिक परिवर्तन अपचयन कहलाता है जिसमें अपचयन में ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। तो एक तो बी राइट आंसर होगा इसका, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। तो बी और सी करेक्ट आंसर होगा, जबकि इसमें चारों में कोई सा ऑप्शन नहीं है, ए और सी नहीं होगा, बी और सी होगा। ध्यान रखना, इसमें गलत आंसर लगा दिया है मैंने, लेकिन ए, बी और सी ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है PCl5 का साम्य अवस्था पर इसके वियोजन उत्पादकों के साथ वाष्प घनत्व 90 पाया गया, तो इसके वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको वियोजन की मात्रा इसमें काउंट करने पे 0.1583 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1583, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरह अगर हम बढ़े तो निम्न यौगिकों में से सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है। तो देखिए, जिसकी KSP की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा यानी नेगेटिव में सबसे कम हो वही सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है। तो देखिए यहाँ पर CaCO3 का KSP नेगेटिव में सबसे कम है, 5.8 × 10⁻⁹, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो है लेकिन इसके अपने को ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो आप किसी अभिक्रिया प्रथम कोटि का अर्धवायु में मान कैसे निकालते हैं आप वो निकालना सीख जाइए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट के एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुणा करने पर विलयन की pH कितनी होगी। 10 गुणा कर देंगे तो विलयन की pH 1 गुणा बढ़ जाएगी, 1 इकाई बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 1 इकाई बढ़ जाएगी, यानी 7 से कितनी हो जाएगी 8, 8 से 9, 9 से 10। समझ गए क्या, क्यों हो जाएगी, इसका रीजन भी आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम एसीटेट ही तो प्रबलता से होगा, क्योंकि वही सार प्रबलता से होगा और सार की वजह से बढ़ती है। इसके बाद दे रखी है उदासीनीकरण उष्मा कितनी होती है, HCl व NaOH के लिए दोनों ही प्रबल है, तो उदासीनीकरण उष्मा आपके 57.32 हो जाएगी किलो जूल में, 57.32 किलो जूल। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सीधे से पॉइंट है, इसको आपको याद ही करना होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको पता है स्वर्ण सोल को विद्युत परिक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विद्युत परिक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ण सोल को विद्युत परिक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यही इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण सोल को विद्युत परिक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यह है 27, वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते तो क्या कहलाता है। यह प्रक्रिया आप सब लोगों को पता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, और अगर वायु की उपस्थिति में काम ना हो तो निस्तापन कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया तो कौन सी हो जाएगी आपकी, बी राइट आंसर हो जाएगा, भर्जन, भर्जन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो सोडियम धातु का द्रव्य अमोनिया में विलयन का रंग नीला होता है, क्योंकि विलयन में उपस्थित है, क्या उपस्थित होते हैं विलयन में, अमोनियम आयन नहीं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही रंग आता है, आयनों की वजह से ही रंग आता है, तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यह है जल के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो जल के प्रति क्रियाशीलता कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा वो जल के प्रति ज़्यादा उसके समान ही क्रियाशीलता बढ़ेगी, तो सबसे कम बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा है। प्रबल अनुचुंबकीय देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपको पता है क्रोमियम प्लस में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 का कितना होता है √35 यानी 6.92 होता है। तो यही सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, क्रोमियम प्लस। ठीक है, क्रोमियम प्लस सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं इसके कोणों को निर्दिष्ट करती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में तो किसकी तरह निर्दिष्ट करती है, आप बता दीजिए फटाफट से। समचतुष्फलक की तरह। किसकी तरह, समचतुष्फलक की तरह। तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणुओं का समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो केंद्रीय परमाणु में का संकरण क्या होगा। तो आपको पता है संकरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर sp2 संकरण हो जाएगा। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम बताना। तो देखो मैं आप में बताता हूँ इसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो सकता है। कौन सा हो सकता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल, जो कि सबसे लास्ट वाला है। कौन सा है, सबसे लास्ट वाला, एलाइलिक फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट में CH2 लगा हुआ है, इस पे बिंदी भी है। ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस पे बिंदी भी है और यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आप फटाफट से क्वेश्चन देखते रहिए, मैं आंसर लगा रहा हूँ 1-2। आपको इसमें अपस्फोटक रोधी पदार्थ बताना है। तो कौन सा होता है, टेट्रा एथिल लेड होता है। कौन सा होता है, TEL भी लिखा हुआ आता है कई बार। क्या लिखा हुआ आता है, TEL। अगला क्वेश्चन है किस यौगिक की सहायता से गिरनार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड के साथ अगर गिरनार अभिकर्मक रिएक्ट करेगा तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब है 1 डिग्री एल्कोहल। समझ गए क्या। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके, इसमें है वायुमंडलीय दाब पर तांबे की नली से प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, मेथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण से। तो आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही आपके यहाँ पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, यानी एल्केन से क्या बनता है, एल्कोहल। उसके बाद है प्रोपाइन को रक्त आयरन नली में से निकालने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, मेसिटिलीन। क्या प्राप्त होता है, मेसिटिलीन। तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कौन व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए जो क्षार से अभिक्रिया कर रहा है वही एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति व्यक्त कर रहा है। तो सोडियम से अभिक्रिया हो रही है तीसरे में, तो यही एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति यहाँ पर पता लग रही है। इसके अलावा और कहीं पर भी ऐसा सीन नहीं है। तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, इथाइल क्लोराइड तथा सोडियम लेड मिश्र धातु की उच्च दाब पर अभिक्रिया से। किससे प्राप्त होता है, ए से। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल का क्वथनांक डाईइथाइल ईथर से अधिक होता है। रीजन क्या है, रीजन आप सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फटाफट से हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपके 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 16 और 15 के। अब 14 का पेपर आएगा और 17 का पेपर आएगा। 2 पेपर अभी भी बाकी हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। चौदह का पेपर स्टार्ट हो चुका है। इसका पहला क्वेश्चन है, बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार चौथे कक्षा का इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो NH/2 होता है। तो चौथे का 4H/2। तो 4/2 से क्या हो जाएगा, 2H/π हो जाएगा। तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगर दूसरे की तरफ आगे बढ़ें
तो p संवेग वाले कण से संबंधित कोणीय संवेग क्या होगा। ठीक है, तो पहले का तो बी आंसर हो ही गया। और अगर हम पहले की बात करें, दूसरे की बात करें, तो दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर करेक्ट कर लीजिए। कौन सा करेंगे, बी आंसर करेक्ट आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की मुख्य, द्वितीय और ये क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, तो आकार, आकृति और अभिविन्यास को। तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर को लॉक कर दिया जाए यहाँ पर फटाफट से, सभी बच्चों के द्वारा एक बार लॉक कर दिया जाए डी आंसर को। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम मानुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। मेंडलीव का किस पे निर्भर था, परमाणु भार पे। कल की लाइव क्लास में मैंने ये बताया था, परमाणु भार पे। तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से लॉक कर दिया जाए इस आंसर को भी। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आ जाता है, किसी आवर्त में एक संक्रमण धातु श्रेणी के तत्व की परमाणु त्रिज्या में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है, आवरणीय प्रभाव। कौन सा, परिरक्षण प्रभाव जो होता है आपका, जो आवरणीय प्रभाव होता है वही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको चारों में से सत्य कथन बताना है। तो देखिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार बढ़ता है, नहीं बिल्कुल ये तो घटता है। क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है, या आप देखिए सबसे क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपके। कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हजार नियम के अनुसार यौगिकों को गलनांक बताना है आपको। तो देखिए इसमें क्या होगा, गलनांक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा किसका गलनांक हो जाएगा, BaCl2 का, उसके बाद SrCl2 का, और उसके बाद CaCl2 का। ठीक है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें, टी आकृति वाले ClF3 का संकरण क्या होगा। तो 7 3 10 sp3d हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3d। फटाफट से सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिक्रिया में देखिए H2O2 होता है, तो आप याद रखना किसी भी अभिक्रिया में आपको H2O2 दिख जाए ना, आप तो सीधा लॉक कर देना उसको। ऑक्सीकारक व अपचयित दोनों, यानी ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी इसका खुद का ऑक्सीकरण भी होता है और क्या होता है, अपचयन भी होता है। ये दूसरे का ऑक्सीकरण भी कर सकता है, दूसरे का अपचयन भी कर सकता है, दोनों काम कर लेता है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अभिक्रिया H2I2 बराबर 2HI। तो इसमें अभिक्रिया के लिए K का मान क्या होगा, तो यार डी आंसर हो जाएगा 4x² अपॉन A माइनस x गुणा B माइनस x। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो इस कथन में आपको सही कथन बताना है। तो ये क्या सक्रियण ऊर्जा है, संक्रमण ऊर्जा नहीं, संक्रमण ऊर्जा नहीं है, सक्रियण ऊर्जा होती है। के सामने स्थिरांक होता है, उसके अलावा आर रेडबर्ग नियतांक होता है क्या, नहीं। गैस नियतांक होता है। ए अवशोषण स्थिरांक होता है क्या, नहीं, अवशोषण स्थिरांक नहीं होता है। ठीक है, तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, सक्रियण संक्रमण ऊर्जा होती है। जबकि के क्या होता है, वेग नियतांक होता है, और ए क्या होता है, आर्रेनियस नियतांक होता है। ए क्या होता है, आर्रेनियस। तो इसका ए ही आंसर करेक्ट आंसर है और सारे के सारे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विलेयता गुणनफल आपको निकालना है इसका। तो इसका विलेयता गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10⁻⁵। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 13वें का। उसके बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो n/100 NaOH विलियन की pH याद करनी है। तो n/100 की कितनी हो जाएगी pH, 12 pH निकल के आ जाएगी, सीधी सी बात है। 10⁻² है, सामने आएगी तो 2 तो आ जाएगी आपकी इसकी pOH, और pH कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा 13.6 से कम होती है, क्योंकि आयनाइजेशन में एनर्जी खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो फटाफट से इस क्वेश्चन को एक बार। अरे आयनाइजेशन के बारे में बताया नहीं बताया मैंने, तो 13.6 से कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन की रक्षण सामर्थ्य कहलाती है, क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या। क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या।
तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी को लॉक कर दिया जाए फटाफट से। अगले क्वेश्चन की बात करें, पिगलेमेट से पपोलेदार तांबा किस विधि से प्राप्त किया जाता है? किससे किया जाता है? बेसेमरीकरण से। किससे? बेसेमरीकरण से। तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को फटाफट से लॉक कर दो। हर एक क्वेश्चन के लिए, लाइनिंग वाले क्वेश्चन के लिए तो मुश्किल से 15 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए अपने को, क्योंकि न्यूमेरिकल को जो टाइम देना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट शोधन के लिए किस प्रक्रम में उससे 1800 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस पर कार्बन तथा नाइट्रोजन की धारा में से गुजारा गर्म किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? सरपेक प्रक्रम में। किसमें? सरपेक विधि में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक रंगहीन होता है? तो CuCl2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगले की बात करें, संक्रमण धातु के उत्प्रेरक गुण हेतु निम्न में से कौन सा गुण उत्तरदायी है? तो कौन सा है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से sp2 संकरण वाले अणुओं का समूह है? तो sp2 संकरण देखो BH3 में है, CO2 में नहीं है, C2H4 में भी नहीं है, सॉरी C2H4 में भी तो है, यहाँ पर SiF में नहीं है। तो चौथा आंसर हो जाएगा BH3, BF3 और C2H4। अगला क्वेश्चन है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है किससे? समाक्षी विखंडन से। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से होता है। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव का क्रम -I इफेक्ट का क्रम बता दीजिए। पहले का तो समाक्षी विखंडन हो जाएगा, या समांगी विखंडन भी बोल देते हैं इसे कभी कभी। तो दूसरे के अगर हम आंसर की बात करें, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, आपको पता है NO2 सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? NO2 सबसे ज़्यादा होता है 23वें के लिए। तो NO2 को लॉक करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, NO2 केवल आपको 2 में दिख रहा है, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और आपको पता है ब्रोमीन का C6H5 का तो वैसे सबसे कम होना है, तो आपके लिए सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि Br का ज़्यादा होता है OC2H5 से। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो प्रोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन तथा HBr के योग से क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होगा? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोक्साइड इफेक्ट लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा एक अभिस्फोटक यौगिक है? तो इसमें में तो बी आंसर हो जाएगा। 25वें की बात करें तो TEL, टेट्रा एथिलेड। क्या हो जाएगा? टेट्रा एथिलेड। C2H5 का होल 4 Pb। लॉक कर दो फटाफट से 25वें को भी, ताकि फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ सके फटाफट से। टेट्रा एथिलेट राइट आंसर हो जाएगा TEL। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गिरनार अभिकर्मक के जल अपघटन से प्राप्त होती है? क्या प्राप्त होती है? एल्केन। क्या मिलती है गिरनार अभिकर्मक के जल अपघटन से? क्या मिलती है? केवल एल्केन मिलती है। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो एल्काइल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करने से क्या बनती है? एल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में, तो देखो दोस्तों, ये वुर्टज अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वुर्टज रिएक्शन। याद रखना, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वुर्टज अभिक्रिया कहलाती है। वुर्टज अभिक्रिया। तो ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि अगले पेज में शायद ऑप्शन में हो सकती है। ठीक है, तो वुर्टज अभिक्रिया हो जाएगी। अगले की बात करें हम, तो एक एल्कीन व मर्क्यूरिक एसिटेट की जल की अभिक्रिया से अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? एक एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एल्कोहल। कौन सा आंसर हो जाएगा? एक एल्कोहल। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया का नाम क्या है? तो कौन सा है? हुंडसीकर अभिक्रिया। रजत लवण से कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होती है? हुंडसीकर अभिक्रिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इथाइल हैलाइड से डाइथाइल ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? इथाइल हैलाइड से डाइथाइल ईथर, तो कौन सी हो जाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। कौन सी हो जाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो ल्यूकास परीक्षण में यदि एल्कोहल तुरंत अविलेयता प्रदर्शित करता है तो संभावित एल्कोहल कौन सा होगा? कौन सा होगा? तुरंत करता है तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय एल्कोहल तुरंत अविलेयता प्रदर्शित नहीं करता है तो ए आंसर हो जाएगा। नहीं करता है तो ए आंसर हो जाएगा और कर दे तो बी आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अभी तो कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिए एसिटिल्डिहाइड को किसके शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है एसिटिल्डिहाइड को? तो सी के द्वारा कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्लों में निम्न में से कौन से अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो एल्कोहल के अपचयन में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? एल्कोहल के अपचयन में हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन नहीं होता है। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक कर दीजिए फटाफट से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लोरो एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का -I प्रभाव होता है। क्या होता है? -I प्रभाव। तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरो समूह के -I प्रभाव के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें एमाइड की ब्रोमीन से कास्टिक पोटास के अधिक्य में अभिक्रिया कौन सी? तो देखिए आपके आउट ऑफ सिलेबस है वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी? हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से अब तो बता दीजिए। इतना नाम मैंने बोल दिया तो आंसर तो कौन सा होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो मैं बात करूं यूरिया को गर्म करने पर एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। तो कौन सा प्राप्त होता है? NH2CO NHCO NH2। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 में। 37वां है जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल से किसी अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करती है तो प्राप्त लवण कौन सा है? एनिलीन नाइट्रस अम्ल से किसी अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करती है तो प्राप्त लवण कौन सा बनता है? कौन सा लवण बनता है बताओ? एनिलीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करे तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपको भी आता हो तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं बिल्कुल लाइव हूँ, मैं देख लूँगा, आप चिंता ना करें। कौन सा आंसर होगा? नहीं आ रहा किसी को? एक भी बच्चा नहीं है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्या नाइट्रोबेंजीन होगा, डाइएजोनियम लवण होगा, क्लोरोबेंजीन होगा या अमोनियम लवण होगा? तो कौन सा हो जाएगा? डाइएजोनियम लवण। याद रखना डाइएजोनियम लवण ही करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो फिनोल जिंक धातु चूर्ण के साथ आसूत करने पर देता है। क्या देता है? बेंजीन। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें वल्कनीकरण करने पर प्राकृतिक रबड़ हो जाती है। कैसी हो जाती है? ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, यानी उसको खींचा जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा यौगिक अप्राकृतिक शर्करा के रूप में प्रयोग किया जाता है? 40वें की अगर हम बात करें तो कौन सा अप्राकृतिक शर्करा के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? एस्पार्टेम अप्राकृतिक। बाकी के ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज कैसे होते हैं? प्राकृतिक शर्कराएं होती है। कैसी होती है? प्राकृतिक शर्कराएं होती है। ठीक है। तो देखिए आपके लगभग ये 3 चैप्टर आपके 3 पेपर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद लास्ट पेपर आपका बचता है जो 2000 किसका है? 2017 का। 16 का हो गया, 15 का हो गया, 14 का हो गया। अब आपके पेपर कौन सा आ जाता है? 2017 का। तो 2017 का पेपर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 18-19 का पेपर मैंने पहले ही डाल रखा है। 2017 का पेपर है। ठीक है। तो 2017 का पेपर करते हैं फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? R3Al + TiCl4। तो चौथा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा आंसर R3Al + TiCl4। ठीक है। तो इसका चौथा आंसर लॉक कर दिया जाए। फटाफट से कर दो लॉक। तीसरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम R3 होता है और टाइटेनियम Cl4 होता है। ध्यान रखना क्लोरीन 4 होते हैं और R3 होता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूकास अभिकर्मक की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा आयोडोफोम परीक्षण नहीं देगा? तो आपको पता है आयोडोफोम परीक्षण कौन कौन देते हैं? एक तो एल्कोहल देता है और एक कौन देता है?
एल्डिहाइड देता है तो कौन नहीं देता, कीटोन नहीं देता। और आपके पास देखो बी ऑप्शन कौन सा है, एसीटोन, तो एसीटोन नहीं देगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सॉरी मैंने डी पे लगा दी, अच्छा नहीं देगा एसीटोन, देखो हाँ सॉरी एसीटोन भी दे देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा, यानी उसमें CH3 समूह होना चाहिए, कार्बोनिल समूह के साथ CH3 होना चाहिए, सॉरी गलती से बाय मिस्टेक, डी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में 95.5% तक होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल में 95.5% तक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा क्रियात्मक समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह है, यानी ऑर्थो व पैरा दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो कौन सा करता है, OH करता है, जबकि बाकी के तीनों कैसे निर्देशी समूह है, मेटा निर्देशी समूह। अगला क्वेश्चन DDT बनाने में कौन सा यौगिक उपयोगी आता है, तो कौन सा आता है, कौन सा आता है, C6H5Cl, कौन सा आता है, C6H5Cl। इस क्वेश्चन को भी लॉक कर दिया जाए, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C6H5Cl। उसके बाद फटाफट से 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सारे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये लास्ट पेपर चल रहा है और इसके भी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बर्जियस प्रक्रिया से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में उपयोग किसका होता है, किसका होता है, भारी तेल का होता है, कोयले का होता है, H2 का होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करूं तो देखो प्राकृतिक रबर का चयन कीजिए, तो प्राकृतिक रबर कौन सा होता है, पॉलीआइसोप्रीन, कौन सा होता है प्राकृतिक रबर, पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेकेलाइट का भी थोड़ी देर पहले बताया था, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए प्राकृतिक रबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीथीन का कौन सा होगा, पॉलीथीन का याद रख लेना, पॉलीथीन का भी, नाइट्रोसेलुलोज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेकेलाइट, पॉलीथीन और पॉलीआइसोप्रीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ये आंसर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सी स्पीशीज में 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाती है, तो कौन सी स्पीशीज दर्शाती है, कॉपर 0, तभी तो 29 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएं तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रंगीन आयन कौन सा होगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है कॉपर में भी नहीं है, स्कैंडियम में भी नहीं है और जिंक में भी नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिंक में 28 हो गए, 3D10 कंप्लीट हो गया, कॉपर में भी 3D10 कंप्लीट हो गया, जबकि टाइटेनियम में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया है। कौन सा बच गया है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही रंगीन आयन हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 10वें में ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं तो देखिए 11वां, निम्न में से कौन प्रबल अणुचुंबकीय है, तो प्रबल अणुचुंबकीय कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, 16 या 15 में था शायद, अभी सोल्व करवाया मैंने, तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए अपने को, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और फॉर्मूला कौन सा होता है, रूट में n कोष्टक n+2, उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, रूट 35 आ जाएगा, यानी 6.92 आंसर इसका हो जाएगा, लगभग सॉरी 5.92, वहां पर भी शायद मैंने 6.92 बता दिया था, सॉरी उसके लिए। अगले क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का बिखराव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन है, एंथैल्पी परिवर्तन जो कैलोरीमीटर द्वारा नहीं ज्ञात की जा सकती, किसकी सहायता से की सकती है, हेस के नियम से, एंथैल्पी परिवर्तन भी हेस के नियम से ज्ञात की जा सकती है, तो 13वें का कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, इसको भी लॉक कर दिया जाए, अभी का भी लॉक कर दिया जाए और सभी बच्चों को याद भी हो जाना चाहिए, समझ गए क्या, याद हो जाएगा सबको हेस के नियम से। अगला क्वेश्चन है आपके लिए PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए क्या होता है, 1/2 कोष्टक वैलेंस शेल के सॉरी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5 + 5 10/2 कितना हो गया, 5, n = 5 के लिए sp3d, तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर, sp3d के लिए सी आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, निम्न में से किस यौगिक में आयनिक बंध है, तो आपको पता है CCl4 में भी अध्रुवीय है, Cl2 में भी अध्रुवीय है और H2O में भी नहीं है, तो MgCl2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, MgCl2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, MgCl2।
कौन सा हो जाएगा MgCl2। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करूं तो निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होगा, तो सबसे कम गलनांक देखो एस ब्लॉक में पूछा तो किसका होता है सीजियम और फ्रांसियम का, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सीजियम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजियम यहाँ डी ऑप्शन सीजियम है, CS सीजियम, तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो किसी पदार्थ के जलीय विलयन की सांद्रता गुणनफल H+ व OH- हमेशा स्थिर रहती है और किसके बराबर होती है KW के बराबर होती है। किसके बराबर होती है KW के बराबर होती है, KW के बराबर होती है, तो ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ए को लॉक कर दिया जाए, फटाफट से लॉक कर दो, ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न दुर्बलतम संयुग्मी सार कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा ClO4-, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना जिसका अम्ल जितना प्रबल होगा उसका संयुग्मी सार उतना ही दुर्बल, जिसका सार जितना ज्यादा प्रबल उसका संयुग्मी अम्ल उतना ही दुर्बल, तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। HClO4 प्रबल अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाविधि प्रदर्शित करता है, तो कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाविधि प्रदर्शित करेगा जो आपके किसमें SN1 अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करे, सॉरी SN2 अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, तो कौन करेगा CH3Br, ठीक है, तभी दो पदों में होगी और SN तो क्या कर देगा आपकी क्रियाविधि प्रदर्शित भी कर देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन सा होता है, पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन होता है, और आपको देखो एक ऑप्शन में सी ऑप्शन फ्लोरीन ही मिल रहा है, तो कौन सा सी को लॉक कर दें, फटाफट से फ्लोरीन को लॉक कर दिया जाए यहाँ पर, सी आंसर इज करेक्ट आंसर फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं 22 की अगर मैं बात करूं तो 22 देखिए Fe+2 Z 2600 में इलेक्ट्रॉन किसकी संख्या के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन में 2p6 होता है और 3p5 होता है, ठीक है, और जबकि इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन इतने ही है, ठीक है, तो Z बराबर 17 वाले के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, दोबारा समझा दूंगा। धातु क्रम किसके धातु फ्लूइड अथवा अवस्था में प्राप्त होती है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु फ्लूइड अवस्था में प्राप्त होती है यानी लिक्विड स्टेट में प्राप्त होती है, तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है स्मेल्टिंग, तो कौन सा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ डाइंग और टेनिन उद्योग में मॉडरेंट की तरह उपयोग में आता है, कौन आता है मैग्नीशियम सल्फेट, कौन आता है मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपके मैग्नीशियम सल्फेट बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए निम्न में से 0 ऑक्टेन नंबर किसका होता है, तो देखिए 0 ऑक्टेन नंबर जिसका होता है जिसकी सीधी श्रृंखला होती है यानी L एल्केन होना चाहिए, तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा N हेप्टेन, और जिसमें देखो जितनी ज़्यादा शाखाएं होगी उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, समझ गए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट आंसर N हेप्टेन। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, 15 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए CO2 के कितने मोल होंगे जिससे 16 ग्राम O2 बन जाए, तो 16 ग्राम O2 के लिए CO2 के कितने मोल होने चाहिए फटाफट से बता दीजिए, 0.5 मोल, कितने 0.5 मोल, और तभी O2 आपकी 16 ग्राम बनेगी। अगला क्वेश्चन है पित्तल मिश्र धातु होती है, पित्तल मिश्र धातु किसकी होती है, आई थिंक मेरे ख्याल से तांबा और जस्ता होता है, आप बताइए क्या होता है, तांबा और जस्ता ही होता है या और कुछ होता है, फटाफट से बता दीजिए, देखिए कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं आंसर को लॉक करूंगा अभी तुरंत, देख लेना, फटाफट से कमेंट कर दो मेरा आंसर राइट है क्या, यस या नो, मेरा आंसर राइट है लिख लो फटाफट से, तांबा और जस्ता, पित्तल मिश्र धातु किसकी होती है तांबे और जस्ते की। अगले क्वेश्चन की बात करें N3- O2- F- व Na+ की आयनिक त्रिज्या, ये कल भी बताया था मैंने, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो N3- की सबसे ज़्यादा, O2- की उससे कम, F- की उससे कम और Na+ की सबसे कम, तो ए आंसर ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होता है सीजियम डी, सीजियम से भी ज़्यादा विद्युत धनी होता है आपका फ्रांसियम, लेकिन फ्रांसियम ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजियम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अणु का आयनिक गुण सबसे अधिक है, तो HF का, किसका HF का। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनिक ऊर्जा अक्ष किलोजूल है, इलेक्ट्रॉन को सेकंड कक्षक से थर्ड कक्षक में कूदने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 5x/36 36, समझिए क्या कितना हो जाएगा 5x/36, यानी आप माइनस कर लेना 1/4 - 1/9, कितना 1/4 - 1/9,
और अक्स से गुणा कर देना तो 5/36 आ जाएगा आपके पास। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, C4H8 आणविक सूत्र वाले एल्कीन के अधिकतम समावयवी कितने होंगे, तो 5 समावयवी हो सकते हैं मैक्सिमम। एज करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आपको आईपीसी नाम बताना है। तो देखिए आपके पास आईपीसी नाम बताओगे तो CWS समूह की तरफ से आप गणना करोगे तो एक पे आपका क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ध्यान रखना एक पे। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मेथिल 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एसीटोन तथा एथेनॉल निम्न में से किस अभिकर्मक के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, किसके साथ कर लेते हैं, गिरण्यार अभिकर्मक के साथ। यानी गिरण्यार अभिकर्मक तो ऐसा है जो किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, क्या है, गिरण्यार अभिकर्मक ऐसा है जो किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, Kp व Kc में सही संबंध दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है, तो Kp बराबर KcRT की पावर डेल्टा Ng। तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, Kp बराबर KcRT की पावर डेल्टा Ng। अगले क्वेश्चन की बात करें, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवणों के जलीय विलयन का pH दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है, तो pH होगा 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log 10C। समझ गए क्या, 1/2 pKw प्लस 1/2 pKa प्लस 1/2 log 10C। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉक कर दिया जाए तुरंत। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 37 की तरफ। 3-4 और रहे हैं, फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है। किसी विलयन की pH 4 है जिसमें HCl मिलाने पर pH 2 हो जाती है, विलयन की सांद्रता में कितनी गुना वृद्धि हुई है, 100 गुना। यानी 2 इकाई अगर वृद्धि हुई है pH में तो 100 गुना हो गई वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, यदि K2Cr2O7 K2CrO4 में परिवर्तित होता है तो कितना होता है। देखो यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, 0। बी लॉक कर दिया जाए, बी आंसर लॉक कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं 39 की तरफ। तो फ्रियोन 112 की संरचना निम्न में से किससे मिलती है, तो फ्रियोन 112 की संरचना किससे मिलती है, C2F2Cl4 C2F2Cl4 से। तो 39 में सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से लॉक कर दीजिए, सी आंसर को लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। तो एरोमेटिक यौगिक में देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जो आपके इस बार सिलेबस में भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस बार में मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, जिसमें मैं नीट, जेई, जेट, ICAR, BHU की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।